नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के आंसर कीज़ के बारे में जो हुआ था 5 जनवरी 2019, मतलब कल ही हुआ था जो। और अगर आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ होती हैं वो हम पोस्ट करते रहते हैं। स्पेशली हम फोकस करते हैं यूजीसी नेट पे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आंसर कीज़। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होते हैं एचटेट में। तो अगर हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें तो पीजीटी में इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी इजी था। अगर हम देखें तो हम इसको वीडियो को मतलब काफ़ी फॉरवर्ड में मतलब थोड़ा तेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट 91 का यहाँ पे आंसर है। डब्ल्यूटीओ फाउंड हुआ था जनवरी 1995 में। और नेक्स्ट वन है सेल। ये स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है और यूनाइटेड किंगडम से ये मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद 93rd का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नॉट डिटरमिनिंग है फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो होना चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन मार्केट। और उसके बाद 94 में क्या था, आपकी एक स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, गैप होता है टोटल आउटपुट का, मतलब टोटल प्रोडक्ट गैप। तो यहाँ पे गैप अगेन यहाँ पर अगर 80 था तो 80 का गैप होना चाहिए था 180, एंड अगेन 80 टू 240 कितना गैप है 60 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे राइट आंसर है बिल्कुल 60। और नेक्स्ट में यहाँ पे है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, जितने भी यहाँ पे रेगुलेशंस हैं वो सेबी करता है। और उसके बाद 96 का जो आंसर है, डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ था मई 2017 में। और उसके बाद 97 का ये करेक्ट आंसर है थर्ड, दैट इज़ मेकिंग अ बजट एवरी टाइम विद अ फ्रेश स्टार्ट, दैट इज़ जीरो बेस्ड बजटिंग। और उसके बाद रोलिंग प्लान यहाँ पे 1978 टू 1980 गुनर मिडल ने ये प्लान दिया था। और उसके बाद क्वाजी रेंट मार्शल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, और क्वाजी रेंट यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद 100, तो यहाँ पे इकोनॉमी अचीव करेगी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को जब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं और एम्प्लॉयड होंगे इन दियर मोस्ट हाईली वैल्यूड यूजेस से यूज़ होंगी। तो यहाँ पे डी ऑल्टरनेटिव यहाँ पे करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे सेक्युलर पीरियड, देखो सेक्युलर और क्रॉनिक एक ही बात है, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद 100 सेकेंड को ये कह रहा है पीपीसी जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट कैसे मतलब क्या होती है, जनरली पीसीसी होती है, ऐसे पीपीसी होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट है तो यहाँ पे पीपीसी स्ट्रेट, मतलब ये वही कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट और एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट देन पीपीसी वुड बी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वीट के लिए था 1819 में, वो था 1840, मतलब ऑप्शन 2। और नेक्स्ट वन है यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइस टेकर के करेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है। तो प्राइस टेकर का थर्ड वन करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो प्राइस बाकी तीनों, अगर परफेक्ट कंपटीशन को भी मिलाओ, परफेक्ट कंपटीशन की तीनों ही एजम्पशन है और थर्ड नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे 105th क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन ने दिया था। तो यहाँ पे दोनों ही ठीक हैं बिल्कुल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये दी थी जेबी क्लार्क ने। और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट पीरियड, अगर आपको याद हो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है श्योर, कोई भी पीजीटी एग्जाम्स हो उसमें। तो 1991 एंड 1992 ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है हेड क्वार्टर ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे सिडबी अगेन लखनऊ में बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कौन सा इसमें से मार्केट मतलब इंडस्ट्री और मार्केट का बीच का जो फर्म होता है, इंडस्ट्री और फर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो होता है मोनोपोली में, क्योंकि वहाँ पे एक ही फर्म है और वही फर्म इंडस्ट्री भी है।
और 110 यहाँ पे एक ही इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, वो है टिलिंग ऑफ सॉइल, बाकी नहीं है। ओके नेक्स्ट, इसमें कह रहा है नोबेल प्राइज़ किसने जीता था 2018 में, तो दो इकोनॉमिस्ट, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट 112, तो किंग डिमांड कर्व मॉडल की अज्यूम क्या करता है, तो ये अज्यूम यही करता है कि जब कोई फर्म प्राइस इंक्रीज करता है तो अदर फर्म्स को अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि अगर कोई फर्म प्राइस रिड्यूस करेगा तो अदर फर्म भी प्राइस रिड्यूस करेगा उससे ज़्यादा। ओके नेक्स्ट वन, डिविडेंड्स, तो यहाँ पे डिविडेंड्स जो है वो अनाउंस करता है कंपनी के। यहाँ पे दो ऑप्शन ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, या तो हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल या होता है इशूड कैपिटल, तो इनमें से एक आंसर कोई भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 114th, तो ये कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज। अब देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज करता है इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। कैसे, फटाफट यहाँ समझ लेते हैं। जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होता है उसकी शेप होगी ये, और उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड आया मार्जिनल कॉस्ट होता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होती है मिनिमम। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहाँ से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स स्टार्ट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इसके बाद क्या है, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है 115, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मर्ज इन 3 बैंक्स, तो इन तीनों बैंक को मर्ज हो गए हैं, और जो नहीं हुआ है वो है इंडियन बैंक। और उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहाँ पे इम्प्लाइज हुए हैं, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स यहाँ पे इम्प्लाइज हुए हैं। अब देखो ये अगर हम देखें कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है 90, 80, 70 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स वहाँ पे होंगे जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग होंगे। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से तो डिक्रीज होते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगेन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब 60 to 80। तो यहाँ पे जो फिफ्थ और सिक्स है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो दैट इज फोर्थ। और नेक्स्ट वन 117, तो अगेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कह रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब प्राइजेस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हुई है, तो ये वाला करेक्ट है। और हिंदू ग्रोथ रेट, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, और पॉपुलेशन से है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ थी इसमें 3.5%। एंड और उसके बाद यहाँ पे 119 का आंसर होना चाहिए सप्लाई ऑफ बाइक्स, सी। और उसके बाद अगेन 120, तो ये भी क्वेश्चंस अगेन इसको अगर आप स्टडी करोगे थोड़ी सी, तो ये भी यही कहेगा। देखो पहले 20 यूनिट्स वो परचेज़ कर रहा था 9 में, फिर वो 19 यूनिट परचेज़ कर रहा है जब, दैट इज़ 10 यूनिट्स, मतलब उसका जो प्राइस वेरी हो गया 10। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चेंजेस तो एक ही आया है, पहले पहले 20 था, अब 19 हो गया, 1 रुपये के बढ़ने से या 1 रुपीज़ प्राइस के इंक्रीज होने से। तो मार्जिनल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना रहेगा, सिर्फ 1 का, 20 और 19 में। ओके नेक्स्ट वन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो यहाँ पे चैम्बरलिन करेक्ट आंसर है। और उसके बाद 122nd, तो इसका थर्ड, दैट इज इसका अगर हम स्टडी करें तो ये वाला फोर्थ, मतलब थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट वन 123rd, तो इसमें वर्ल्ड बैंक टेक्स अगेंस्ट इंटरेस्ट लोन्स, दैट इज ऑन इंटरेस्ट रेट, दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद है नबार्ड। नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कौन से 5 ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, वो है 6th 5 ईयर प्लान, क्योंकि वो हुआ था 1982 में, तो मतलब 12 जुलाई 1982। सो नेक्स्ट वन 125th, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए मोड स्टैटिकल मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय मार्जिनल वैल्यूज, तो करेक्ट आंसर मोड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी शोज विच काइंड ऑफ टेंडेंसी इन सेमी डेवलप्ड कंट्रीज, तो नक्शे की एक थ्योरी है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत डाउट है। अगर वो कह रहा है टेंडेंसी कौन सी होती है, तो यहाँ पे या तो क्यूमुलेटिव या फिर डिक्रीजिंग में से एक हो सकती है, तो इसका आंसर अभी एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं हुआ। तो
तो अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट हुआ है तो हमें कमेंट पोर्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। ओके, 127th का ये है यहाँ पे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और उसके बाद ये कह रहा है विच कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर अगर हम बात करें तो प्योर मोनोपोली की तो वो होती है दैट इज ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा लेस इलास्टिक। तो एवरेज रिवेन्यू कर्व उसकी बनती है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसके बाद है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फर्स्ट टाइम इंडिया में किसने यूज़ किया। सो दैट इज डी आर गाडगिल इज करेक्ट आंसर। ओके, 130 क्वेश्चन इज दैट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म शोज, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसमें ये कह रहा है सपोज देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल। तो अग्रीगेट सप्लाई अगर वर्टिकल हो जाएगा दैट इज, अगर वर्टिकल यहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या हो जाएगा वर्टिकल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तक ये आउटपुट है और ये प्राइस है। फुल एम्प्लॉयमेंट तक आउटपुट तो बढ़ता रहेगा, उसके बाद क्या होगा प्राइस, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा और आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। सो प्राइस लेवल्स इंक्रीज होगा बट नो इफेक्ट ऑन रियल आउटपुट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। व्हाट आर द रीजन्स फॉर रिसेंट डेप्रिसिएशन इन रुपीज। तो डेप्रिसिएशन रुपीज, ये फोर्थ, बिल्कुल चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। और नेक्स्ट वन 133rd। तो लेफर कर्व है यहाँ पे, वो बताता है इनिशियली इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज। यहाँ पे टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स बेस, मतलब हम बात यहाँ पे करते हैं एक तरफ टैक्स रिवेन्यू और एक तरफ टैक्स टैक्स रेट। तो टैक्स रेट चाहे 0 हो या फिर हो 100, रिवेन्यू आपको 0 ही होगी। तो पहले तो इंक्रीज होता रहता है टैक्स रिवेन्यू, उसके बाद डिक्रीज। तो ये वाला करेक्ट है फर्स्ट। उसके बाद व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। एक तो 2001 में, मतलब 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी है। तो 325 एंड 382 करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136, व्हाट इज द लॉस ऑफ फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का लॉस क्या है। अब देखो जो फोर्थ ऑल्टरनेटिव है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉस टू कंज्यूमर, जितना ही फ्री ट्रेड होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स मिलेंगे, और जब भी सब्सटीट्यूट ज़्यादा मिलेंगे तो यहाँ पे फ़ायदा होगा कंज्यूमर को। तो थर्ड स्टेट, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट वन 137th। तो ये कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कम्स अंडर। तो रिवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे करेक्ट है। और उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कैसे होगा, वर्कर होगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल इंक्रीज होगी। एंड अगेन 139 का जो आंसर है वो होना चाहिए 0, क्योंकि ये कह रहा है ऑल एंटाइटीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी कलेक्टिवली। अब अगर हमें याद हो, अगर आपने देखो करेंट अकाउंट पढ़ा हो प्लस जो कैपिटल अकाउंट, प्लस कैपिटल अकाउंट के बाद एरर एंड एमिशंस, एरर एंड एमिशन होती हैं उनको, मतलब इन तीनों का प्लस क्या होता है फाइनली 0। तो यहाँ पे 0 करेक्ट आंसर है। एंड 140 का आंसर यहाँ पे होना चाहिए 1, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करती हैं। वो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ टाइम के बाद वो पे बैक, मतलब वापस करनी होती है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, 141 यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे स्पेशली वो है जब यहाँ पे ओलिगोपोली फर्म्स ओलिगोपोली होती है। तो यहाँ पे इम्परफेक्टनेस ऑफ मार्केट करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 142। तो 142 का आंसर यहाँ पे इसमें पूछा हुआ है इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड है। तो यहाँ पे तीनों ही, मतलब चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो फोर्थ और जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है 143rd, इफ़ द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ 5:1 देन व्हाट विल बी द कैपिटल कोएफिशिएंट। अब कैपिटल कोएफिशिएंट को ही हम कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कहते हैं। तो 5:1, तो यहाँ पे 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2018 रिलीज किसने किया था। तो रिलीज बाय यहाँ पे OPHI और यहाँ पे UNDP ने उसको रिलीज़ किया। और उसके बाद नेक्स्ट वन है यहाँ पे ISLM का कॉन्सेप्ट,
इन द ISLM फ्रेमवर्क एंड इंक्रीज इन द ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो चलो हम स्टडी करते हैं इसमें, ये IS कर्व है और ये LM कर्व है, दैट इज LM कर्व। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे इनकम है। तो जैसे जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो IS कर्व शिफ्ट करेगा IS1, मतलब राइट वर्ड। अब देखो एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे थर्ड वन करेक्ट, रिजल्ट इन इंक्रीज इन बोथ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके नेक्स्ट वन 146। तो 146 केंज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, केंज का अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, द अनएम्प्लॉयमेंट इन द केंजियन मॉडल इज कॉज्ड बाय, मेनली होता है डेफिशिएंसी इन डिमांड। तो यहाँ पे डी आंसर मतलब फोर्थ करेक्ट है। और उसके बाद कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी इज, तो जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात की है सबसे लार्जेस्ट है, 2000 में बिल्ट हुई थी और ये रिलायंस इंडस्ट्री की है। तो काफ़ी मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ओके 148 का यहाँ पे अब ये कह रहा है नेट फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये बात कर रहा है डोमेस्टिक इनकम के बारे में। तो डोमेस्टिक इनकम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात किसके बारे में करते हैं, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम जितनी भी हमें मतलब GDP या फिर NDP, दैट इज NDP नेट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद 149 का इसमें कह रहा है डिफरेंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द फार्मर्स हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस हाउसेज रिलेटेड टू। तो ये क्या है, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूज़। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है अंडर द डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट है AN केरन क्रॉस का। तो फाइनली यहाँ पे 60 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर इसका गलत है तो आप कमेंट पोर्शन में कमेंट जरूर करना। चलिए आई होप कि आपका एस्टेट क्लियर हो अच्छे नंबर से, एंड बाकी अदर वीडियोस के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।